ओके, एक बार क्लियर करना। स्क्रीन दिख रही क्या? स्क्रीन विजुअल है सबको? स्टार्ट करें? चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी तक जहां तक हमने पढ़ा था उसमें क्वेश्चन बना सब लोगों से, जो मैंने टास्क दिया था सबसे बन गया क्या? वहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलो, तो अभी हमें देखना है। ठीक है। लास्ट क्लास में हमने जहां तक छोड़ा था ना, हमने एक एक्साइटिंग पॉइंट छोड़ा था कि हम ऐसा किस तरीके से वेरिएबल को डिक्लेयर करें ताकि हमारा सिस्टम जो है थोड़ा फास्ट चले। सो दैट टॉपिक्स विल बी कवर्ड ऑन स्टोरेज क्लासेस। तो स्टोरेज क्लासेस को थोड़ा सा रहने देते हैं, हम पहले थोड़ा सा आज कुछ और कंडीशनल पे काम कर लेते हैं, उसके बाद कल के क्लासेस जो होंगे उस पर हम कवर अप करेंगे उसको, राइट। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं थोड़ा सा ऑपरेटर को। तो टोकेन्स के ही कुछ कुछ टाइप है, फिर ऐसे ही किसी दिन हम आइडेंटिफायर्स पे लेंगे, किसी दिन लिटरल्स पे लेंगे। तो ऑपरेटर्स कवर अप करेंगे एंड देन हम पढ़ने जाएंगे डिसीजन कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे, राइट। कंडीशनल स्टेटमेंट, राइट। ये दोनों टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं। तो ज़्यादा डिटेल में हम कंडीशनल स्टेटमेंट को स्टार्ट करेंगे, ऑपरेटर्स को थोड़ा एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं उसको समझते हैं, कितने तरीके के होते हैं ऑपरेटर्स हमने लिखा। मैं इस साइड पे ना सिर्फ नेम लिखते जा रहा हूँ, और नेम लिखने के बाद जो है उसके आगे में मैं लिखता जाऊंगा कि किस तरीके से दिखेगा कौन सा ऑपरेटर्स होगा। तो ठीक है, जैसे मैंने एक लिखा अर्थमेटिक ऑपरेटर, बताते जाना मुझे। तो इसको चलो मैं इसको कैटेगराइज करता हूँ पहले तो। ऑपरेटर्स बेसिकली हम ऑपरेंड के बेसिस पे कैटेगराइज करें तो तीन तरीके के होते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन ऑपरेंड, ऑपरेंड लिखा है मैंने, नॉट ऑपरेटर, ठीक है। अभी ऑपरेंड क्या होते हैं वो समझेंगे हम। इसके बेसिस पे तीन तरीके से कैटेगराइज हम करने जा रहे हैं। यहाँ पर लिखा पहला कैटेगरी, दूसरा कैटेगरी एंड तीसरा कैटेगरी, क्योंकि इसके नीड आएंगे आगे प्रोग्राम में, इस वजह से। बाकी आप नोट्स वगैरह इसको रिपीट मोड में वीडियोस देख के बना लेना। हमने पहला बनाया यूनरी ऑपरेटर टाइप कैटेगरी में, यूनरी। ठीक है, सेकेंड बनाया हमने बाइनरी, बाइनरी ऑपरेटर। एंड थर्ड वन इज कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर। ऑपरेटर, ठीक है। यूनरी ऑपरेटर्स में वी आर यूजिंग द वन ऑपरेंड, बाइनरी ऑपरेटर्स में वी आर यूजिंग द टू ऑपरेंड, एंड टर्नरी ऑपरेटर्स में इट विल यूज द थ्री ऑपरेंड। चलो, तो ये कैटेगरीज को हम बाद में समझेंगे, पहले इसके अब नॉर्मल चीजों को समझ लेते हैं कि ऑपरेटर्स कितने तरीके के होते हैं नॉर्मली। हमने यहाँ पे लिखा अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा अर्थमेटिक, अर्थमेटिक स्पेलिंग वगैरह अपने हिसाब से आप देख लेना। अर्थमेटिक ऑपरेटर, राइट। अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं? तो प्रोग्राम में जहां कहीं पे भी जो है हम ऐसे यूज करेंगे ना, लाइक हमने यूज किया प्लस को यूज किया, कहाँ गया प्लस, यूज किया माइनस, यूज किया, राइट। हमने मल्टीप्लिकेशन का यूज किया, हमने डिवीजन का यूज किया, ठीक है। तो ऐसे जो ऑपरेटर्स हैं वो आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में आएंगे। सेकेंड वन इज, सेकेंड नंबर पे जाते हैं। तो सेकेंड हमारा क्या है, मैंने यहाँ पे बनाया रिलेशनल ऑपरेटर, या चलो कोई नहीं, रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर्स में क्या आ जाएंगे आपके, जैसे हम ये ग्रेटर देन का बनाया, ठीक है, या फिर तो ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन, राइट। फिर आपका जो है इक्वल टू, राइट। सो ये सारे कंपेयरिंग करने वाले जितने भी ऑपरेटर्स आएंगे इन सबको हम रिलेशनल ऑपरेटर्स में डालेंगे, ठीक है। थर्ड नंबर में क्या, थर्ड नंबर्स पे हमने कैटेगराइज करा लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर। इस पे क्या आएंगे, इस पे हमारे एंड और नोट आएगा। हमने यहाँ पे लिखा एंड और, ठीक है, एंड नोट। इसका सिंबल्स क्या यूज होगा, सिंबल्स में और के अंदर मैं लिख दे रहा हूँ, और के अंदर में सिंबल्स हम यूज करेंगे ये वाला, ठीक है।
एंड देन नोट में हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे, नोट में हम सिंबल्स यूज करेंगे ये वाला, ठीक है। सो ये तीनों हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर में आते हैं। उसके बाद फिर और कौन से ऑपरेटर्स होते हैं बताओ जरा मुझे। असाइनमेंट ऑपरेटर्स, तो हमने 4 नंबर में लिखा असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स में ऐसा ऑपरेटर, इसको वन बाय वन थोड़ा सा हम समझ लेंगे, कम से कम ओवरव्यू। बाकी प्रोग्राम्स में जैसे असाइंगे हम वहां पे ज्यादा इक्वल टू जो है हमारा वो असाइनमेंट करने का काम करता है, सो वी विल काउंट एज एन असाइनमेंट ऑपरेटर। इसके बाद कुछ लोग कोमा ऑपरेटर भी करके पढ़ते हैं, बट उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, सिंपली कोमा को टर्नरी ऑपरेटर और कोमा ऑपरेटर भी बोलते हैं। कोमा और टर्मिनेट करने के लिए यूज होता है, तो मैंने सिंपली बस कोमा ऑपरेटर डाला, या फिर छोड़ो इसको नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। अनदर वन इज कॉल्ड बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर। तो बिटवाइज ऑपरेटर काफी बड़ा है, इसमें मैं ऊपर ऊपर अभी लिखने की कोशिश करूं तो आपके जो बिटवाइज और बिटवाइज एंड ऐसे आता है, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर एंड देन राइट शिफ्ट ऑपरेटर, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट आपका आ जाएगा, एंड आपके बिटवाइज और एंड बिटवाइज एंड ऐसे करके आपके जो ये सारे सिंबल्स जो मैं बना रहा हूँ, ये सारे सिंबल्स आपके, एक मिनट ये टाइप क्यों नहीं हो रहा है, चलो मैं यहाँ पे ना इससे बना देता हूँ। इसके अलावा आपका ये ऑपरेटर, ठीक है, ऐसे करके रहता है, ऐसे करके बस सिंबल दिखता है आपको, आपके सिस्टम में कीबोर्ड में दिखेगा। तो इन जैसे जो ऑपरेटर्स है ना, इनको हम बिटवाइज ऑपरेटर बोलते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर को हम डिटेल्स में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी अभी हमें काम पड़ेगा सिर्फ आपका अर्थमेटिक का एंड रिलेशनल का, लॉजिकल का, असाइनमेंट का, तो हम उसको कवर अप करेंगे। इसके बाद आपके और भी कुछ कुछ ऑपरेटर्स वैसे आप बोल सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे और एक लिख रहा हूँ इस जगह पे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट जिसमें हमने ऑलरेडी काम कर रखा है। ये बताया है क्या मैंने, मुझे एक बार बताना जरा, मैंने पहले के वीडियोस में बता रखा है क्या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर? तो ये आई थिंक मैंने समझाया होगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। सो दिस वन इज अनदर ऑपरेटर्स, और इसको मैंने 6 नंबर पे यहाँ पे लिखा। एंड इसमें क्या आएंगे, इसमें जो हमने यूज किया होगा प्लस प्लस, प्लस प्लस, या फिर तो माइनस माइनस, ये ऑपरेटर्स आपके इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स में आएंगे। इसके बाद और क्या, इसके बाद हमने देख लिया रिलेशनल, लॉजिकल, बिटवाइज, असाइनमेंट। एंड आपके जो है ना कुछ कुछ ऑपरेटर्स आते हैं जिनको हम साइज ऑफ में भी डालते हैं। 7th नंबर की कैटेगरी अगर मैंने बनाई तो आपका वो हो जाएगा स्पेशल ऑपरेटर्स में, स्पेशल ऑपरेटर्स में, हालांकि आता वाला तो कुछ है नहीं ऑपरेटर्स, लेकिन तब भी मैं लिख दे रहा हूँ। इसमें आपका कुछ कुछ आ जाएगा, लाइक साइज ऑफ वगैरह आएगा, जैसे इसमें साइज ऑफ, ठीक है। इसके बाद फिर हम यूज करते हैं ये वाला सिंबल्स का, तो ये सारे कुछ कुछ ऑपरेटर्स इसमें आएंगे। इसके बाद और क्या, इसके बाद हम 8 नंबर्स में अगर लिख दे, ऐसे कैटेगरीज 8-9 ऐसे आप पढ़ सकते हैं, अलग अलग है, अगर ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो आपका कंडीशनल ऑपरेटर आता है, कंडीशनल, कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। इसमें क्या आएंगे आपके, इसमें आपके आएंगे फिलहाल के लिए यहाँ पे आपने ये वाला सिंबल यूज होगा, ये वाला सिंबल यूज होगा, राइट। तो मैंने इतने सारे यहाँ पे ऑपरेटर्स लिख रखे हैं, इनमें से एक एक करके हम थोड़ा देखते हैं कि कौन सा ऑपरेटर्स किस चीज के लिए यूज होता है। तो मैं थोड़ा छोटा करता हूँ इसको, एंड पहले इन तीनों कैटेगरीज के हिसाब से डिफाइन कर लेते हैं। सो दिस वन इज नंबर 6 पे जो हमने लिख रखा है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, दिस बिलोंग्स टू द यूनरी ऑपरेटर। तो अगर किसी ने पूछा कि यूनरी ऑपरेटर के एग्जाम्पल आप दो, देन हमें देना है कि ये 6 नंबर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है यूनिटी ऑपरेटर पे काम करेगा। क्यों? क्योंकि ये एक ही ऑपरेंड पे काम करता है, मतलब कि एक ही वेरिएबल पे काम करता है। हम सिर्फ x प्लस प्लस भी काम करेंगे ना, यहाँ पे लिखा हमने, या फिर हमने यहाँ पे लिखा माइनस माइनस भी लिखा, तो इस तरीके से अगर हम कहीं पे असाइन कर रहे हैं, दैट मीन्स कि समझो कि एक वेरिएबल पे इस ऑपरेटर को लगाने की वजह से इसकी वैल्यूज वगैरह चेंज हो रही है, उसमें हम ऑपरेशंस करा सकते हैं। दैट मीन्स वी कैन से कि यहाँ पे x और b क्या है, ये ऑपरेंड है। जैसे अगर मान लो मैंने यहाँ पे लिखा होता अर्थमेटिक ऑपरेटर के नीचे में
यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। मैंने लिखा x प्लस वाई, ठीक है। मैं इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ, इसको थोड़ा ऊपर किया, x प्लस वाई, ठीक। तो x प्लस वाई में प्लस क्या है? प्लस अर्थमेटिक ऑपरेटर है। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर जो भी होगा ना, उसको कम से कम दो वेरिएबल चाहिए। तो जिसको मैं वेरिएबल यहाँ पे बोल रहा हूँ, उसी को मैंने ऑपरेंड बोला। सो ऑपरेंड इज नथिंग बट वेरिएबल। तो जनरली ऑपरेटर के केस में ऑपरेंड बोला जाता है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपको दिख सकता है कि टू ऑपरेंड को यूज करने वाले ऑपरेटर्स इनमें से कौन से हैं। तो आप समझ जाना कि ऑपरेंड का मतलब ऑपरेटर्स है। तो अगर प्लस को बोला या माइनस को बोला, तो वो किस पे काम करेगा? वो हमारा दो ऑपरेंड पे काम करेगा या दो वेरिएबल पे काम करेगा। तो वी कैन से कि x प्लस वाई जो है, x प्लस वाई हमारा यहाँ पे जो प्लस है वो क्या है? प्लस हमारा ऑपरेटर्स है। और कौन सा ऑपरेटर्स है? वो हमारा बाइनरी ऑपरेटर्स है, नॉट ए यूनरी ऑपरेटर। क्योंकि बाइनरी ऑपरेटर क्यों? क्योंकि दो वेरिएबल या दो ऑपरेंड की नीड पड़ेंगी। सो व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ बाइनरी ऑपरेटर? सो बाइनरी ऑपरेटर की एग्जांपल हम बात करें, सो हमारा जो है अर्थमेटिक ऑपरेटर के सारा हमारा बाइनरी ऑपरेटर में आ जाएगा। और सिर्फ अर्थमेटिक ऑपरेटर नहीं, जितने भी यहाँ पे मैंने और लिख रखे हैं, मैं इसको ब्लू कलर से कर रहा हूँ। जितना भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है सारे बाइनरी ऑपरेटर के इसमें आएंगे, क्योंकि सबको कम से कम दो पे तो चाहिए ही चाहिए। ये जितना लिख रखा है यहाँ पे, यहाँ से लेके और 8 को छोड़ के, ठीक है, 7 तक जितना भी लिख रखा है मैंने, ये सारा हमारा किस में आएगा? बाइनरी ऑपरेटर में। क्यों? क्योंकि रिलेशनल ऑपरेटर को भी दो चाहिए कंपेयर करने के लिए, लॉजिकल ऑपरेटर को भी दो चाहिए, असाइनमेंट ऑपरेटर को भी, उसको भी दो चाहिए कि जिससे जिसमें असाइन कर रहे हैं और जिस वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, राइट। और बिटवाइज पे भी दो चाहिए। सो दीज ऑल आर कम्स अंडर द बाइनरी ऑपरेटर। दो ऑपरेंड चाहिए इसको। नाउ कमिंग बैक टू द थर्ड पार्टी, यहाँ पे कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर्स के बारे में अगर हम बात करें, तो इसको 3 ऑपरेंड की जरूरत पड़ेगी। 3 वेरिएबल्स या 3 तरीके से काम करता है ये। तो यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि 3, हालांकि ये भी 2 स्टेटमेंट पे काम कर जाता है, बट 3 स्टेटमेंट पे काम करता है एक्चुअली। इसको देखेंगे आज एग्जांपल। 3 स्टेटमेंट पे या फिर 3 वेरिएबल्स पे भी काम करता है, 3 ऑपरेंड पे भी काम करता है। दैट्स व्हाई वी आर जस्ट कॉलिंग कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर एज एन टर्नरी ऑपरेटर, क्योंकि इसमें 3 ऑपरेंड चाहिए होते हैं। इसमें कितने? इसमें 3 चाहिए होते हैं, इसमें 2 चाहिए होते हैं, इस कहाँ गए यार, इसमें 2 चाहिए होते हैं और इसमें 1 चाहिए होता है, इसमें 1 चाहिए होता है। तो मुझे एक बार अभी तक क्लियर करो कि कितने लोगों को क्लियर है कि यूनरी ऑपरेटर क्या होता है, बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है और टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है। इसके बाद फिर हम जो हमें अभी प्रोग्राम में नीड जो पड़ेगा, उन ऑपरेटर्स को थोड़ा डीपली देखेंगे, जिसमें कि मुझे नहीं लगता कि अर्थमेटिक ऑपरेटर या रिलेशनल ऑपरेटर या असाइनमेंट ऑपरेटर आपको बताने की जरूरत है। मैं डायरेक्टली लॉजिकल ऑपरेटर बताऊंगा और फिर हम ऑपरेटर को थोड़ा खत्म करेंगे। फिर प्रोग्राम में जैसे आएगा तो मैं बिटवाइज और कंडीशनल वगैरह को बता दूंगा वहां पे। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया होगा? व्हाट इज यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर? ठीक है, चलो। तो अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में कि वो कैसे काम करता है। ठीक है, मैं इधर लिखने जा रहा हूँ लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर, इसमें मेजरली हमें 3 ही पढ़ने हैं। तो पहले देखते हैं एंड के बारे में। देखते हैं तो एंड कैसे काम करेगा। जैसे मैंने लिखा कि x इज इक्वल टू 5 है, राइट। और मैं इधर देता हूँ y इज इक्वल टू कोई वेरिएबल 10 है। कंपेयर करने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। अब मुझे जो है कोई एक स्टेटमेंट प्रिंट कराना है। अभी नॉर्मल समझना, प्रोग्राम में हमें समझ में आ जाएगा। तो हम कंडीशन कैसे लगाएंगे? हमने लिखा x इज ग्रेटर देन 5 एंड, हमने एंड के लिए ऐसे लगाया, ठीक है, एंड y इज ग्रेटर देन 10। तो मैं चलो इसको x इज इक्वल टू 5 लिख लेता हूँ। x इज इक्वल टू 5 कंपेयर किया एंड y इज ग्रेटर देन 10। तो ये एंड पता है क्या? ये कंडीशनल बेस्ड है, ठीक है। इसको हम ऑपरेटर्स को जो है ना कंडीशंस पे अप्लाई करेंगे। अगर ये कंडीशंस ट्रू होता है तो इसके इनसाइड में हमने जो प्रोग्राम लिख रखे हैं वो एग्जीक्यूट करेगा, ऐसा समझते हैं। तो ये कैसे काम करता है कि एंड ऑपरेटर्स में दोनों ही स्टेटमेंट, दोनों ही कंडीशन, दोनों ही कंपेयर जो हमने करा रखा है, दोनों सही होना चाहिए। ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, तब इसके अंदर में हमने कुछ प्रिंट करने को बोला है, तब वो प्रिंट करेगा x या y को, वैसा कुछ। लेकिन अगर वहीं हमने और लगाया होता, तो अगर यहाँ पे और लगा देते तो x इज इक्वल टू 5 हो, या फिर मैंने और लगाया
y इज ग्रेटर देन 10, तो इस केसेस में ये वाला कंडीशन फेल है हमारा, क्योंकि y 10 के बराबर है, y से सॉरी 10 से बड़ा नहीं है, ठीक है। और ये वाला हमारा सही है। तो अगर कोई एक भी केस ट्रू हो, जैसे इस केस में ये ट्रू है और बगल वाला हमारा फॉल्स था, तो एक भी ट्रू हो तो हमारा कंडीशन यहाँ पे इसके एन साइड में जाके उसको प्रिंट करा देगा। मैंने यहाँ पे इसके अंदर में एक ब्लॉक बनाया, यहाँ पे एक ब्लॉक बनाएंगे, तो एक भी कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो इसके अंदर में जो भी कुछ हमने प्रिंट कराने को बोला था वो प्रिंट हो जाएगा। इस केस में क्या हो रहा था, एंड ऑपरेटर जो है दोनों ही स्टेटमेंट को देखेगा, x 5 के बराबर भी होना चाहिए और y 10 से बड़ा भी होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा था। तो एक भी फेल हुआ तो ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा इसके अंदर में, ठीक है। वैसे ही नोट को भी हम कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं, इसको भी यूज करते हैं कि नोट इक्वल टू, अगर कहीं पे जो है ऐसा कुछ हम कराना चाहें कि y इज नॉट इक्वल टू 10, इसके बराबर नहीं है, तो फिर हम कुछ स्टेटमेंट प्रिंट आउट कराएंगे। ऊपर ऊपर समझ में आया, नोट अभी प्रोग्राम में आपको ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे सिर्फ आप इतना समझो कि एंड का ऑपरेटर का जो हम यूज करते हैं तब वो दोनों ही कंडीशंस को ट्रू होने पे तभी हमारा एग्जीक्यूशन कराता है, उसके अंदर में कुछ भी हमने प्रिंटिंग करने को बोला तो। और अगर और का यूज किया तो और कोई एक भी कंडीशन सही हो तब भी हमारे स्टेटमेंट्स को प्रिंट करा देता है। नोट के लिए अभी छोड़ दो, अभी प्रोग्राम में बहुत मैं ज्यादा प्रोग्राम कराऊंगा, ऐसा नहीं कि एक दो प्रोग्राम करके हम छोड़ देंगे, तो समझ में आ जाएगा। एंड और क्लियर है? कितने लोगों को समझ में नहीं आया एंड और? पक्का सबको समझ में आ गया ना? चलो, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, अभी ये तो अपलोड हो ही जाएंगे, तो आप लोग यहाँ से देख ही लेना जो भी मैंने लिख रखा है इसमें। तो इसको मिटाता हूं मैं, एंड लेट जस्ट फ्रेशली स्टार्ट द, हमारे मेजर जितने भी हमें पढ़ने होते हैं उसको स्टार्ट करते हैं कंडीशन स्टेटमेंट को, ठीक है। इसको इरेज किया, अब हम यहाँ से थोड़ा फ्रेश टॉपिक स्टडी करते हैं। लेट मी सी हमें जो है क्या क्या देखना है, ठीक है। सो बेसिकली हम पढ़ने जा रहे हैं कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम में कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं उसको देखने जा रहे हैं। कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस हमने यहाँ पे लिखा। अब सी प्रोग्रामिंग पे 4 to 5 कैटेगरीज आते हैं इसके, उसको स्टडी कर लेते हैं। चलो, कंट्रोल स्टेटमेंट हमने, कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस हमने लिखा। अब इसके अंदर में क्या क्या आता है, पहला हम किस तरीके से किसी भी ब्लॉक में कंट्रोल स्टेटमेंट दे सकते हैं या कंट्रोल इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, तो आपका आता है डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, राइट। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, पहला ये पढ़ना है अपने को। इसके बाद सेकेंड नंबर पे हमारी आती है इटरेटिव कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, जिसके अंदर में लूप आता है हमारा, ठीक है। इटरेटिव कंट्रोल इंस्ट्रक्शन जिसके अंदर में हमारा, इसके अंदर में आते हैं इफ वगैरह, इफ एल्स वगैरह आएंगे इसमें, ठीक। इसके अंदर में लूप वगैरह आएगा आपका, लूप वगैरह आएगा, राइट। इसके बाद थर्ड नंबर पे आपका जो है आएंगे स्विच केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, स्विच केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस एंड देन फोर्थ नंबर पे हमें पढ़ना है गो टू कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो बेसिकली कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस है क्या, कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस का मतलब है कि जितने भी अलग अलग कैटेगरीज हमने डिफाइन की है वो सारे ही, जैसे लाइक मैंने इफ एल्स बोला या लूप बोला या स्विच बोला या गो टू बोला, तो ये किसी न किसी तरीके से प्रोग्राम को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। जहां पे लिख दिया इसको, इन वर्ड्स का इस्तेमाल किया, वो सारे किसी तरीके से प्रोग्राम को कंट्रोल करेंगे। अब कैसे करेंगे वो तो जब हम पढ़ेंगे तभी हमें समझ में आएगा। तो इसको वन बाय वन देखते हैं हम। तो अभी हमें जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो ये स्टार्ट करेंगे, और इसके अंदर में हमें टाइम लगेगा, इसको खत्म करने में कम से कम 2 से 3 क्लासेस लगेंगी। हम कई सारे प्रोग्राम्स करेंगे, उसके बाद स्टोरेज क्लासेस खत्म करेंगे, एंड देन फिर हम जाएंगे लूप में। तो लेट्स स्टार्ट डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, हम इसको स्टार्ट करते हैं। और इसको हम नॉर्मली कंडीशनल स्टेटमेंट भी लोग बोलते हैं इसको। तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, यहाँ पे पहला नंबर को कंडीशनल लिखने जा रहा हूँ, कंडीशनल और डिसीजन
डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, चलो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये अपने को पढ़ना है। अभी इसमें भी हमें जनरली क्या क्या पढ़ना है, इसको भी कैटेगराइज कर दे रहा हूँ मैं, एक एक करके देखते हैं इसको और उसको थोड़ा समझेंगे। तो मैंने ऐसे करके 3 तरीके से इसको कैटेगराइज करा जो हमें पढ़ना है। पहला हम पढ़ेंगे इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट। तो आज से ना थोड़ा सा आप लोग की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेंगे, इसीलिए लास्ट टाइम पे अगर समझ में आया होगा तो आज के जो प्रोग्राम्स में दूंगा उसको एक बार ट्राई करना कि आज के प्रोग्राम्स बन रहे कि नहीं, तो उसके बेसिस पे भी थोड़ा सा एनालिसिस करते चलना कहाँ पे हमारा गड़बड़ जा रहा है। इफ स्टेटमेंट्स एंड देन हमने यहाँ पे लिखा इफ एल्स, इफ एल्स पढ़ना है हमें, और फिर लेडर ऑफ इफ एल्स, लेडर ऑफ इफ एल्स, लेडर ऑफ इफ एल्स, या फिर और एल्स इफ, ठीक है। तो इसके बारे में ये 3 तरीके, इन तीनों को समझ के हम इसको खत्म करेंगे और खत्म करने के बाद फिर देखेंगे लूप वगैरह में इन करना है। बट ये तीनों को खत्म करने में हमारे और कई सारे प्रोग्राम्स आ जाएंगे, तो उन सारे प्रोग्राम्स को देखते हैं करके। इसके बाद कल के तो मैंने पहले बताया था, कल स्टेटमेंट ही चलेगा, कंडीशनल स्टेटमेंट ही चलेगा और उसके साथ हम स्टोरेज क्लासेस को खत्म करेंगे। और उसके बाद फिर एक दिन और लगेगा क्योंकि प्रोग्राम करेंगे। कल 2 दिन हमारा थ्योरेटिकल कंसेप्ट पे जाएगा, तीसरा दिन हम सिर्फ ओनली कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देखेंगे, इसके बेसिस पे कितना पूछा जाता है, और फिर हम लूप पे जाएंगे। चलो, तो मैं इसको भी इरेज कर रहा हूँ, हम अभी मैं इरेज करके लिखने जा रहा हूँ सिर्फ इफ स्टेटमेंट, ठीक है। तो नीचे जाते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं इफ स्टेटमेंट। ये फ्लो चार्ट वगैरह बनाना वो सब तो आता ही होगा सबको, चलो एक दिन सिर्फ मैं बता दूंगा उसमें, अदरवाइज उसका कुछ काम नहीं है रियल टाइम पे, सिर्फ आपको मार्क्स लेने के लिए लिखना पड़ेगा। इफ स्टेटमेंट की अगर बात करें तो पहला हम देखते हैं सिंटेक्स, और एक एक को अच्छे से समझते चलना, हम टाइम देके पढ़ेंगे, ठीक है। सिंटेक्स कैसे होगा, इसका कैसे यूज करेंगे, तो इसको ऐसे कुछ करना है कि हम पहले लगाएंगे इफ, फिर ऐसे ब्रैकेट होगा और इसके अंदर में ना कंडीशन लिखा जाएगा, कंडीशन, एंड देन हम ऐसे इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर में खत्म कर देंगे, ऐसा कुछ। अब यहाँ पे हम लिख देंगे स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 1, फिर स्टेटमेंट 2, ऐसा कुछ करके हम काम करेंगे। दैट मीन्स कि अगर इसके अंदर का कंडीशन ट्रू होगा तो ही ये सारे स्टेटमेंट हमारे प्रिंटिंग होंगे और इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर में, ठीक है। अब इसका एक ये है कि अगर इफ स्टेटमेंट के अंदर में सिर्फ 1 लाइन है, इफ 1 लाइन इज देयर inside if statement, then no need to apply curly ब्रेसेस, जो भी बोल लो, ठीक है। तो कर्ली ब्रेसेस जो है, अगर सिर्फ एक स्टेटमेंट हमने दिया है तो जरूरत नहीं है। सपोज करो कि यहाँ पे मैंने अगर सिर्फ स्टेटमेंट 1 लिखा होता तो कर्ली ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं थी। अगर मल्टीपल लाइन है तो हमें कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो चलो एक प्रोग्राम ओपन करते हैं और वहां से ही थोड़ा ज्यादा बेहतर समझ में आएगा कि मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे। और इफ स्टेटमेंट को समझने के बाद अभी हम 2 प्रोग्राम करेंगे, फिर इफ एल्स देखेंगे, उसके बाद 1-2 प्रोग्राम देखेंगे, देखते हैं कितना जब तक हमारे पास टाइम बचता है, और फिर हम कोशिश करेंगे कि टर्नरी ऑपरेटर तक पहुंच जाए। तो मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे मैं ओपन करता हूँ, देव सीपीपी ओपन करते हैं और एक प्रोग्राम करते हैं, ठीक है। कंट्रोल N। अब मुझे कौन सा प्रोग्राम करना है, मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ राइट ए प्रोग्राम टू चेक अ नंबर इज पॉजिटिव और नॉट। एक नंबर हम यूजर से लेंगे और चेक करेंगे कि वो हमारा पॉजिटिव है या नहीं, पॉजिटिव है या नेगेटिव इंटीजर से, ठीक। चलो अभी क्वेश्चन बनाना कैसे हम सोचेंगे, इसमें सोचना कैसे मैंने बताया था कल ही को। तो सबसे पहले तो जो मैंने लिखने को बोला था वो लिख देना, यहाँ तक तो लिख देंगे, उसके बाद सोचेंगे। मैंने यहाँ पे studio.h लिखा, जो लोग टोटली बिगनर्स ऐसे ही सोचना। फिर यहाँ पे मैंने लिखा void main, आप int main लगा रहे हो तो चलो int main वाला ही आदत रखो, लेकिन जब तक वहां तक नहीं पहुंचे हैं, int main की एक्सप्लेनेशन आपको पता नहीं है, तो मैंने ये लगाया ये, और नीचे साइड में जाके मैं यहाँ पे रिटर्न 0 लिख देता हूँ। इतना तक तो कर ही लेना है आपको, ठीक है।
यहाँ तक तो आई डोंट थिंक सो कि किसी को भी कोई दिक्कत वगैरह होगा। अब सोचना ऐसे शुरू करना, मैंने पिछले बार बताया था कि हमें पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है वो चेक करना है ना। तो हम कैसे सोचेंगे, हमें ध्यान में आएगा कि अच्छा हमारे पास नंबर है क्या, नंबर तो नहीं है, तो पहला क्वेश्चन तो वही जाएगा कि यूजर से हम पूछ ले या फिर तो हम खुद से ले लें। तो सामने वाले ने बताया नहीं तो हम यूजर से पूछ लेते हैं। अब यूजर से पूछना है तो पूछने के लिए तो सबको पता है, अगर पूछना है तो हम स्क्रीन पे एक मैसेज डालेंगे, क्या, इंटर अ नंबर। अब सामने वाला जो इंसान है वो नंबर प्रेस करेगा। अब नंबर प्रेस करेगा तो फिर उसको रखना भी पड़ेगा अपने को, तो मैंने उसके लिए स्कैनएफ लगाया, स्कैनएफ एंड देन %d को लगाया, क्योंकि वो नंबर हम ऐसा हम समझ के कर रहे हैं कि वो इंटीजर टाइप का होगा। %d कोमा कोमा यहाँ पे देना है और एड्रेस ऑफ ए नाम के बॉक्स में हमने डाल दिया, ऐसा कुछ। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया था अगर प्रिंटफ सिंपली मैसेज करना है तो वहां पे कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर %d f ऐसा कुछ यूज नहीं करना है। बट स्कैनएफ में हमेशा याद रखना, अगर आपने स्कैनएफ में परसेंट कहीं पे भी नहीं लगाया है, मतलब वो स्कैन आपका हो ही नहीं रहा है। कई बार लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर हमें पता नहीं चलता कि ये %d %f वगैरह स्कैनएफ में लगाएंगे, प्रिंटफ में लगाएंगे, कब लगाएंगे। तो श्योर शॉट एक चीज तो याद रखना कि एक चीज तो क्लियर है कि स्कैनएफ में हमेशा ही आपका एड्रेस आना चाहिए और % आना चाहिए। अब हमेशा ही चेक करते हैं ना, मैक्सिमम टाइम बिगिनर्स यहीं पे गलती करते हैं, इस वजह से मैं और धीरे धीरे चल रहा हूँ। अभी एटलीस्ट कंडीशनल स्टेटमेंट तक हम थोड़ा अपने स्पीड को स्लो रखेंगे, लूप से फिर पूरा क्वेश्चन आ जाएगा उसमें। ठीक है, तो जिनको अभी बेस बनाना है, आपके पास 2-3 दिन का समय है, वहां तक समझ के करो। तो स्कैनएफ में तो मैंने % पे लगाया और एड्रेस पे लगाया, मतलब ये सही है। सिर्फ प्रिंटएफ में कभी कभार दिक्कत आता है कि प्रिंटएफ में कई बार हमें % लगाएं कि ना लगाएं। तो सिर्फ अगर मैसेज प्रिंट करना है तो नहीं लगाएंगे %, और अगर हमें वैल्यू को प्रिंट कराना है तो प्रिंटएफ में भी % लगाएंगे। तो स्कैनएफ में अगर हमने बताया कि लेट सपोज कि सामने वाला बंदा जो है उसने 5 प्रेस कर दिया, तो 5 प्रेस करने पे अब हमने जो स्कैन किया तो स्कैन करके उसको एड्रेस ऑफ ए में डाल दिया, लेकिन हमने ए नाम का बॉक्स तो बनाया ही नहीं था। अब ऊपर जाएंगे और लिखेंगे इंट ए, ऐसा। हमें पहले समझ, अभी क्योंकि छोटा प्रोग्राम है तो आपको हो सकता है पहले समझ में आ जाए। बड़े प्रोग्राम में ऊपर में एक ही बार में क्या क्या डिक्लेयर करेंगे ना, ABCD IJKL, ऐसा कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। इसीलिए यही रूल को अप्लाई करना, बाद में ऊपर जाके डिक्लेयर करना, थोड़ा स्पेस छोड़ देना तो समझ में ज्यादा आएगा। यहाँ तक तो मुझे लगता है किसी को डाउट वगैरह होगा कि हमें पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर चेक करना था, हमने इन करा कर रख लिया। अब हमारे पास ए में वो नंबर है, तो अब हम कंडीशन लगाएंगे इफ स्टेटमेंट के बाद मैंने सेंटेक्स दिया था, ये आपका पैरेंथेसिस साइन के अंदर में हम लिखेंगे यहाँ पे इफ ए इज ग्रेटर देन 0। अगर ए 0 से बड़ा हो तो हम क्या करेंगे, हम प्रिंट करा देंगे प्रिंटफ नंबर इज पॉजिटिव। अब मैं यहाँ पे कोई % नहीं लगा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे को नंबर को प्रिंट नहीं कराना है। अगर मैं चाहता हूँ कि नंबर को भी प्रिंट करा दूं ए की वैल्यू को, तो मैं यहाँ पे फिर नंबर इज पॉजिटिव एंड दैट नंबर इज ऐसा कुछ करके %d लगाऊंगा और कोमा देके ए लगाता। प्रिंटफ में बात कर रहा हूँ, स्कैनएफ में तो हर जगह पे एड्रेस आना है, एड्रेस मत छोड़ना और % मत छोड़ना। बट यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ प्रिंटिंग नहीं करना था, तो मैंने इसको हटा दिया, नंबर इज पॉजिटिव लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? बस प्रोग्राम हो गया हमारा, प्रिंट हो जाएगा अपना। नहीं आया समझ में? यहां तक इसको दिक्कत आया? तो अगर हमारा जो 5 है वो ए से तो बड़ा है, तो वो नीचे जाएगा और इसको हमारा प्रिंट कर देगा। ये लाइन खत्म हो गया हमारा। कितने लोगों को दिक्कत आया यहां तक सोचने में? सबको समझ में आया, यस और नो? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, मैं जानबूझ के थोड़ा आराम से चल रहा हूँ इसमें, 1-2 दिन और लगेगा। चलो, तो अभी एक केस तो वो है ही नहीं हमारे पास में, क्या कि अगर हमारे नंबर 5 से छोटा होता तो नेगेटिव कैसे पता चलेगा इसमें? तो नेगेटिव के लिए हम क्या करेंगे, ये एक स्टेटमेंट हुआ, अंदर इधर जाएंगे और हमने एक और इफ लगा दिया, और यहाँ पे हमने क्या बोला, a इज लेस देन 0। जब लेस देन 0 हो तो उस केसेस के लिए हम ये प्रिंट कर देंगे प्रिंटफ, और यहाँ पे क्या, नंबर इज नेगेटिव, ऐसा हमने डाल दिया। तो ये हमारा बिल्कुल प्रोग्राम सही है। अगर तो ये ए से बड़ा होगा तो ये प्रिंट करेगा, और ए से छोटा होगा तो ये प्रिंट करेगा। इसको सेव करके देख लेते हैं, रन करा के। हमने यहाँ पे लिखा पॉजिटिव .c, किसी बच्चे ने मुझे भेज रखा था, उसमें उसने सेव इसको .h से कर रखा था। अगर आप हेडर फाइल बना रहे हो तभी इसको .h से सेव करना, नहीं तो सी प्रोग्रामिंग के जो फाइल होते हैं उसको .c से सेव करना है। पाइथन के जो प्रोग्राम फाइल होंगे उसको .py से सेव करना है। ठीक है, सेव किया, एग्जीक्यूट करा के देखते हैं, एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन।
क्या लिखा है हमने? कहीं पे कुछ प्रिंटफ को गलत लिखा होगा, कुछ छोड़ा है क्या हमने? कहाँ पे गलत लिखा है बताओ जरा, इसमें क्या एरर दिखाया था? अनडिफाइंड रेफरेंस टू प्रिंटफ की, कहाँ पे लिखा है प्रिंटफ की? यहाँ पे लिखा है प्रिंटफ, ठीक है। चलो, तो हमने एक नंबर प्रिंट करा, लेट सपोज 6, तो इसने क्या दिया? नंबर इज पॉजिटिव। अगर हम दोबारा से इसको रन करा के एग्जीक्यूट करेंगे तो हमने यहाँ पे दिया, हमने दिया -2, सो नंबर इज नेगेटिव। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। तो अभी ना अगर एक से ज्यादा आपको कंडीशन देने हैं तो आप इफ करके लगा सकते हैं। जैसे अब अगर मैं आपको एक प्रोग्राम दूं कि राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड लार्जेस्ट बिटवीन टू नंबर, दो नंबर के बीच में आपको लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, तो क्या कितने लोग से बन जाएगा? सेम कंडीशन ऐसे, एक बार इफ लगाया आपने कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो आपका छोड़, पहले बताओ कितने लोग से बन जाएगा, कितने लोगों से नहीं बनेगा वो लोग बताओ। सबसे बन जाएगा क्या? लार्जेस्ट बिटवीन टू नंबर, वत्सल हो जाएगा? ठीक है, चलो। तो अभी मैं थोड़ा सा, चलो, तो अभी इफ का देखा हमने। अब मैं क्या कर सकता था ना, एल्स के लिए भी, अगर इफ एल्स का मैं अगर बात करूं, यहाँ पे सेंटेक्स के लिए मैंने यहाँ पे लिखा इफ एल्स के लिए, तो ये कैसे काम होगा? इसके लिए भी ऐसे कुछ करना है कि हम इफ देंगे, यहाँ पे आपका कंडीशंस होगा, एंड देन यहाँ पे करली ब्रेसेस, इसके अंदर में आपके स्टेटमेंट होंगे, स्टेटमेंट 1 ऐसा कुछ। चलो, तो यहाँ पे हमने दिया स्टेटमेंट दे दिया, स्टेटमेंट 1 दे दिया, स्टेटमेंट 2, एंड देन यहाँ पे हमने करली ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इसके बाद फिर एल्स देंगे, और एल्स देने के बाद फिर हम ऐसे कुछ करली ब्रैकेट देके उसको लिख सकते हैं, करली ब्रैकेट क्लोज करो, और इस साइड में हम कुछ स्टेटमेंट 1 ऐसा कुछ दे सकते हैं। सो दैट मीन्स, छोड़ो थोड़ा उल्टा लिख दिया है, कोई नहीं। तो इफ एल्स को ऐसे कुछ लिखना है, इफ दिया अगर ये कंडीशंस फॉलो होगा तो आप ये प्रिंट करो, अगर वो नहीं हो रहा है तो डायरेक्टली ये प्रिंट कर दो। इसमें हमने कोई कंडीशन नहीं दिया, एल्स ने देखो यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दिया, तो ऐसा कुछ भी कर सकते थे। अब सेम प्रोग्राम को हम इफ एल्स से करते हैं, तो मैंने यहाँ पे पहले क्या लिखा, यहाँ पे ऊपर जाके मैं लिखता हूँ यूजिंग, पहले इस केस में ये क्या था, यूजिंग इफ स्टेटमेंट ओनली, यूजिंग इफ स्टेटमेंट ओनली, ठीक है, सिर्फ इफ को यूज किया था। अभी मैंने क्या बोला, यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स को यूज करके करना है। तो मैं क्या करूंगा, देखो एक नंबर यहां तक तो इनपुट ले लिया हमने, फिर इफ ए इज ग्रेटर देन 0 देन प्रिंटफ नंबर इज पॉजिटिव, और इस केस को पूरा मिटा देते हैं, कंडीशंस नहीं चाहिए हमें। अगर वो नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली एल्स। देखो इफ और एल्स का मतलब क्या है, इफ मतलब यदि, यदि ए इज ग्रेटर देन 0 है तो प्रिंट करेगा, ठीक है, और एल्स में नहीं तो, एल्स का मतलब नहीं तो समझ लो, नहीं तो ये प्रिंट आउट कर दो। तो भी ऑटोमेटिकली कंडीशन चेक नहीं करेगा, सिर्फ ये चेक करेगा ए इज ग्रेटर देन 0 है, अगर नहीं है तो उस केसेस में भी वो नेगेटिव प्रिंट कर देगा। बट इसका एक डिमेरिट है, क्या डिमेरिट है बताता हूं मैं आपको। पहला वाला जो हमने लॉजिक लिखा था ना इफ वाला, उससे ज्यादा बेहतर पता चल रहा था नेगेटिव और पॉजिटिव। जैसे मैंने इसको सेव किया, ध्यान से सुनना, कंपाइल एंड रन किया मैंने, यहां पे मैंने टाइप किया 5, तो नंबर इज पॉजिटिव। एक केस में फंसेगा देखना, अगर मैं यहां पे देता हूं, यहाँ पे दिया मैंने -3, तो इसने दिया नेगेटिव, बट मैंने इसको पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव और नेगेटिव हमारा है कि नहीं उसको चेक करने के लिए बोला। अगर इस केसेस में किसी ने 0 प्रेस कर दिया तो उसको हम पॉजिटिव में काउंट करेंगे या नेगेटिव में काउंट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया 0 0, इसने क्या शो कर दिया, नंबर इज नेगेटिव। तो समझ में आया,
माइनर मिस्टेक्स हमारी कहाँ पे थी, बट इल्स को यूज करना तो हमें आ गया। इल्स का मतलब क्या है, उसमें हमने कोई कंडीशन नहीं दिया, इसका मतलब सिर्फ ये कंडीशन फॉलो करेगा तो ये होगा, इसके अलावा और कोई भी कंडीशंस के लिए कुछ नहीं चेक करेगा, सीधा ये प्रिंट कर देगा नंबर इज नेगेटिव। समझ में आ रहा है? तो इस केसेस में हमें 2 बार इफ को ही यूज करना बेटर लगा अभी तक के हिसाब से। आगे और भी हम ट्राई कर सकते हैं कुछ कुछ चीजों को। तो यहां तक सबको क्लियर है क्या, या नहीं? सही समझ में नहीं आया यहां तक? इफ एल्स को यूज करना समझ में आया, इजी था? जल्दी बताओ यस और नो। ठीक है सबको ना, पक्का? ठीक है चलो। और कोई है क्या जिसको समझ में नहीं आ रहा है? आनंद आपको समझ में आ रहा है? रवि, शशांक? चलो आनंद को तो समझ में आ गया। ठीक है चलो समझ में आ गया। थोड़ा बेसिक्स है, अगर आप लोगों को पहले से आता होगा तो आप लोग लग रहा हो क्या बेसिक कर रहे हैं, लेकिन बेसिक्स में भी सारे कंसेप्चुअल थिंग होते हैं। अभी मुझे बताना है, मैं एक ही प्रोग्राम में बताने जा रहा हूँ। अभी हमें क्या करना है, एलसिफ देखना है। ये जो यहाँ पे लिख रखा है मैंने, एलसिफ देख रखा है। सो एलसिफ के स्टेटमेंट कैसे यूज करेंगे हम, ऐसे कुछ यूज करेंगे। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, हम देखने जा रहे हैं अभी एल्स इफ को। तो एल्स इफ को डायरेक्टली हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते, इसका सिंटैक्स लिखते हैं। सिंटैक्स लिखते हैं यहाँ पे, ये इफ के बाद ही यूज होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा सिंटैक्स के लिए, इफ लिखा, फिर यहाँ पे मैं कोई कंडीशंस दूंगा, कंडीशंस दूंगा। इसके बाद फिर मेरा इसके अंदर में कोई ना कोई स्टेटमेंट प्रिंट होगा। इसके बाद अगर ये कंडीशंस फॉलो नहीं किया, देन हम दूसरे कंडीशन को देने के लिए हम यहाँ पे क्या लिख रहे थे, इफ लिख रहे थे, ठीक है। लेकिन अभी क्या, हम एल्सिफ भी लिख सकते हैं। एल्सिफ के बाद आप कंडीशन दे दो, ठीक है। यहाँ पे क्या, कंडीशंस, कंडीशंस, एंड देन नीचे जाएंगे आप करली ब्रैकेट में ऐसे ऐसे करके, राइट। अब अगर ये भी फॉलो नहीं हुआ तो आप 3 बार इफ दे सकते थे, या फिर आप 3 बार क्या क्या देंगे, एल्सिफ देंगे, ऐसे करके, ऐसे करके भी दे सकते हैं आप। या तो इफ को बढ़ा दो, या एक इफ के बाद आप एल्सिफ को बढ़ा दो। इसके बाद फिर आपने एक और ऐसे दे दिए, ऐसे ऐसे करके आप कंडीशंस बढ़ाते रहो इसमें, ठीक है। और जब आपका कंडीशन से खत्म हो जाए, लगने लग जाए अभी ये प्रोग्राम क्या सही है, नहीं, इस प्रोग्राम के एंडिंग में आपको एक एल्स भी देना पड़ेगा फॉर बेटर, जो कि आपके इसमें नहीं थे। अगर आप इफ दे रहे थे तो उस केसेस में आपको एल्स नहीं लगाना पड़ रहा था, बट एल्सिफ वगैरह को यूज किया और इफ को सबसे स्टार्टिंग में आपने इस तरीके से स्टार्ट कर रखा है। सो इट्स बेटर कि आप एल्स को भी अप्लाई करो, नहीं तो कुछ कुछ कंपाइलर्स में इश्यूज आ सकते हैं। तो एल्सिफ का सिमिलर सा फंडा है, जैसे इफ को हमने मल्टीपल टाइम यूज किया था, वैसे एल्सिफ करके भी कंडीशन दे सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा, अगर तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो इस कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये कंडीशंस यहाँ पे इफ अगर ये सेटिस्फाई किया, नहीं तो ये सेटिस्फाई करेगा, नहीं तो ये सेटिस्फाई करेगा। जो सेटिस्फाई करेगा उसके अंदर का हमारा प्रिंट हो जाएगा। और अगर कोई भी सेटिस्फाई नहीं करेगा तो एल्स कंडीशंस देके हम उसको प्रिंटिंग कर देंगे। तो अभी सेम जगह पे मैंने क्या लिखा, सेम प्रोग्राम को मैंने क्या लिखा, यूजिंग एल्स इफ स्टेटमेंट, यूजिंग एल्स इफ स्टेटमेंट, मतलब कि हमें जो है एल्स इफ को भी यूज करना है सेम चीजों के लिए। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, देखो, इफ ए इज ग्रेटर देन 0, इस केस में हमने क्या लिखवा दिया, प्रिंट एफ नंबर इज पॉजिटिव। दूसरा क्या, यहाँ पे मैं एक ऐसा लिख दूं, एल्स इफ और एक और कंडीशन लगा दिया यहाँ पे, क्या, ए इज लेस देन 0, तब ये क्या प्रिंट कर दे, नंबर इज नेगेटिव। और अगर आपको और एक एल्सिफ लगाना है, क्योंकि इन दोनों के अलावा और भी कोई एक नंबर हो, किसी ने फ्रैक्शन टाइप, डेसिमल टाइप कुछ दे दिया, तो ऐसे केसेस में और थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम अभी फिलहाल के लिए, मुझे तो यूज बताना है, तो मैं एल्स में डाल देता हूँ नंबर इज न्यूट्रल या नंबर इज 0, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एल्स लगा दिया, एंड देन यहाँ पे क्या लिखा, प्रिंट एफ। अगर वो दोनों ही सेटिस्फाई नहीं किए तो ये क्या प्रिंट करेगा, नंबर इज न्यूट्रल, न्यूट्रल और 0, ऐसा कुछ, ऐसा डाल दिया मैंने, ठीक है। तो एल्सिफ को भी यूज कर, अभी एल्सिफ हम यहाँ पे एक और लगा सकते थे, एल्सिफ ए इज इक्वल टू 0, तो उस केस में भी ऐसा कुछ करा सकते थे, ठीक है। देखते हैं, हमने सेव किया और कंपाइल एंड रन, तो मैंने यहाँ पे 0 प्रेस किया, तो इसने क्या दिया, नंबर इज न्यूट्रल और 0। तो इस केस में हमने थोड़ा इसको और मॉडिफाई करके बना दिया। अब यहाँ पे मैं ऐसा कुछ कर दूं एक बार,
इसको मैंने क्या किया, नीचे लेके गया और यहाँ पे एल्स इफ एक और लगाता हूँ, एल्स इफ, और एक और कंडीशन यहीं पे दे देता मैं, a इज इक्वल टू 0। अब ये जो मैं यूज कर रहा हूँ ना, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये सब क्या है, ये सब ऑपरेटर है। कौन सा ऑपरेटर है, ये आपका रिलेशनल ऑपरेटर्स है, ठीक है। इसको मैंने सेव किया सिंपली, एंड देन मैं एग्जीक्यूट पे जाता हूँ, कंपाइल एंड रन पे जाता हूँ, ठीक है। एंड देन हमने रन करा 0 एंड देन नंबर इज न्यूट्रल और 0। तो इस केसेस में हमने एल्स नहीं भी लगाया तब भी चल रहा है। दैट मीन्स कि आप ऐसा समझ लो कि हम या तो मल्टीपल टाइम इफ लिख सकते थे, मल्टीपल टाइम हम ऐसे इफ के बाद एल्स इफ लगा सकते हैं, और लास्ट में हम एल्स भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमने एक इफ लगाया है तो एल्स भी लगा सकते हैं इस केसेस में, ठीक है। हाँ, उस केसेस में आपका थोड़ा गड़बड़ हो सकता है कि अगर आपने मल्टीपल इफ लगाया है तो वहां पे कुछ जगहों पे इल्स दे रहे हैं, तो कौन से इफ के अंदर में क्या रहा है उस जगह पे कुछ गड़बड़ हो सकती है। आगे कुछ जगहों पे ऐसा सिनेरियो आया किसी प्रोग्राम में तो हम समझ लेंगे, बट फिलहाल के लिए जो मुझे बेसिक्स बताना था कि आप इफ स्टेटमेंट को कैसे यूज करोगे, उसका सिंटेक्स क्या है। इसके बाद हमने जाना कि इफ और इल्स को कैसे यूज करेंगे, उसका सिंटेक्स जाना। फिर मैंने ये भी बता दिया कि मल्टीपल इल्स इफ को आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसे ऐसे करके आप मल्टीपल जितने कंडीशन देने हैं आप लगा दो, और लास्ट में आप इल्स वगैरह को भी लगा सकते हैं। तो इस प्रोग्राम के लिए बेस्ट प्रोग्राम कौन सा हुआ, ऐसा कंडीशन हुआ जिसमें कि मैंने 0 को भी बता रखा है। तीनों ही तरीके से हमने बता के देख लिया। अब यहाँ पे देखो, हर एक कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर में ये करली ब्रैकेट लगाए गए हैं, जबकि हर एक स्टेटमेंट में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, सिर्फ एक लाइन का प्रोग्राम है। अगर इस इफ के अंदर में एक से ज्यादा लाइन होता तो हमें करली ब्रैकेट लगाने की जरूरत थी, लेकिन आप हैबिट में ही रखना इसको। ऐसा मत कर देना कि आप हैबिट में नहीं है तो बाद में कभी करली ब्रैकेट लगाना भूल जाओ। लेकिन इस केस में अगर हम कहीं पे नहीं भी लगाते तब भी हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही था। देखो, मैंने करली ब्रैकेट को एक बार हटा भी दिया, तो मैंने इसको सेव किया एंड एग्जीक्यूट, कंपाइल, और देखो प्रोग्राम बिल्कुल सही है। तो हमने यहाँ पे दिया 7, नंबर इज पॉजिटिव, परफेक्टली फाइन। कितने लोगों को समझ में नहीं आया कि हाउ टू फाइंड आउट इफ ए नंबर इज पॉजिटिव और नॉट, बताओ जरा मुझे। सबको समझ में आया सारा? एल्स इफ कैसे लगाया हमने, एल्स कैसे लगाया हमने, इफ कैसे लगाया हमने, क्लियर है? बेसिक्स ही चाहिए बस, बाकी तो इसके मेन जो क्रूशियल पॉइंट जो रह जाता है ना, कंसेप्चुअल थिंग की और कैसे पलट गया तो क्या होगा, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आएंगे। तो बस जो बेसिक समझना था वो इस तरीके से लगाएंगे। अब कहीं पे जब हम इनसाइड में यूज करेंगे, एक इफ लिखा उसके अंदर में हम इफिल्स और लगा दिए, वैसा भी कुछ आएगा जो नेस्टेड इफिल्स को यूज करेंगे। तो वो मैं प्रोग्राम वगैरह पे ही बता दूंगा, उसको ऐसे यहाँ पे सेपरेटली नहीं बता रहा हूँ। चलो, तो इसके बाद हमें जो है, हम क्या पढ़ रहे थे, डिसीजन, ये वाला पढ़ रहे थे ना, डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट। इसमें हमें इसको भी पढ़ना पड़ता है। किसको पढ़ना पड़ता है? टर्नरी ऑपरेटर वाला को, ठीक है। तो उसको भी देखते हैं थोड़ा। चलो, हमें अभी देखना है, ये हमने देखा डिसीजन किस तरीके से बन रहे हैं वो। इफ एल्स देख लिया हमने। देखो इधर 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 जो है, अच्छा थोड़ा सा आज 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा मैं, ठीक है। इफ लगा हमारा, एल्सिफ हमने समझ लिया, इफ एल्स हमने समझ लिया। अब डिसीजन मेकिंग में एक और आता है जिसको स्पेशली हम कंडीशनल स्टेटमेंट या कंडीशनल ऑपरेटर बोलते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट तो सारे ही आ जाएंगे, कंडीशनल ऑपरेटर बोल देते हैं। तो उसका हम देखते हैं, कंडीशनल कंडीशनल ऑपरेटर, ऑपरेटर, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा, अभी हमने पढ़ा था जो टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं इसको, जिसमें कि हम ये यूज करते हैं, ये सिंबल का यूज करते हैं, ठीक है। इसको भी समझते हैं, इसका सिंटेक्स समझते हैं, उसके बाद फिर इसमें प्रोग्राम बनाते हैं। चलो, तो हमारा ये खत्म हुआ। इसके बाद फिर ये कैसे काम करता है, सिंटेक्स लिखते हैं इसका, ठीक है। सिंटेक्स, सिंटेक्स देखते हैं कैसे होता है। तो यहाँ पे ना, जैसे मैं कुछ लिखता हूं, स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या होता है, कंडीशन, कंडीशन होगा, ठीक है। इसके बाद फिर क्या,
इसके बाद आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देते हो, फिर यहाँ पे स्टेटमेंट 1 एंड देन स्टेटमेंट 2 ऐसा कुछ लिखते हैं। इस तरीके से इसका सिंटेक्स होता है। अब इसका मतलब क्या है उसको समझते हैं, ठीक है। मतलब ये कि ये ना एक ही लाइन में सारा काम करेगा, ठीक है। ये हमारा कंडीशन, उसका क्वेश्चन मार्क दिया, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। जैसे यहाँ पे हम जो काम कर रहे थे, यहाँ पे हम जो काम कर रहे थे, यहाँ पे जो हमने लिखा, एक कंडीशन दिया, एक स्टेटमेंट प्रिंट आउट करा, एक कंडीशन हमने दिया, यहाँ पे एक कंडीशन हमने प्रिंट आउट किया। इफ एल्स वाले मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने मिटा दिया। अभी सेम प्रोग्राम को अगर हमें बोला जाता क्या कि आपको बनाना है यूजिंग कंडीशनल स्टेटमेंट, यूजिंग मैंने ऐसे और ये वाला बना दिया और ब्रैकेट में लिख दिया कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल ऑपरेटर, सॉरी कंडीशनल ऑपरेटर, इसके हेल्प से बनाना है आपको इसको, सेम प्रोग्राम को। तो कैसे बनाएंगे, दोबारा सोचो, मैं दोबारा से एक बार दिखाता हूँ। और ये थोड़ा सा ट्रिकी है। जैसे हमने यहाँ पे कंडीशन में दे दिया, अगर ए हमारा, मैं लेता हूँ यहाँ से 5 से बड़ा है, मैं ऐसा कंडीशन दूंगा एग्जाम्पल में, ठीक है। इसको उठा के इधर नीचे लेके आते हैं, आजा भाई यहाँ पे, ठीक है। इफ ए इज ग्रेटर देन 5, अगर ये सही होता है तो हमारा ये क्या करे, स्टेटमेंट 1 को प्रिंट करे ऐसा, और नहीं होता है तो नहीं होता है तो स्टेटमेंट 2 को प्रिंट करे। तो ये वैसे ही है, इफ एल्स के जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से लिखते हैं। और इसमें 3 एक्सप्रेशन की नीड पड़ती है, इसलिए इसको टर्नरी ऑपरेटर्स भी बोला जाता है, कंडीशनल ऑपरेटर्स बोल लो। इसमें 3 तरीके के एक्सप्रेशन और 3 तरीके के वेरिएबल काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि ए इज ग्रेटर देन 5 पे आप बी को प्रिंट कर रहे हो और गलत हुआ तो सी को प्रिंट कर रहे हो। तो इसको पूरा फुलफिल होने के लिए हम 3 वेरिएबल्स को भी अप्लाई कर सकते हैं, इस वजह से। चलो अभी हम प्रोग्राम पे आते हैं, और प्रोग्राम पे आने के बाद एक बार हम देख लेते हैं कंडीशनल ऑपरेटर स्टेटमेंट में हमने लिखा कंडीशनल, ठीक है। अरे यार, चलो यार स्पेलिंग वगैरह इग्नोर मानो। सो अभी इसको कैसे करेंगे, देखो इसको करने के लिए मैंने क्या किया, इसको करने के लिए मैं ये पहला स्टेटमेंट, देखो इसको मैंने क्या लिखा, स्टेटमेंट, इसको मैंने लिखा स्टेटमेंट 1, ठीक। अब ये स्टेटमेंट 2 था हमारा, ये क्या था, ये हमारा था स्टेटमेंट 2, इसको ऐसे समझते हैं। और यहाँ पे कंडीशन अपना देके इल्स लगा रहे थे, ऐसे लगा रहे थे, राइट। ये प्रोग्राम तो बिल्कुल सही था। इसको मैं वापस से एक बार सेव करता हूं। यहां तक किसी को समझने में तो कोई दिक्कत, मैंने अभी इसका सिर्फ सिंटेक्स बताया है और मैंने इस प्रोग्राम में सिर्फ नोटिफाई किया है कि ये हमारे स्टेटमेंट 1 होगा, ये स्टेटमेंट 2 होगा, और यहाँ पे हमारा कंडीशन है, दैट्स इट। यहां तक रिकॉग्नाइज करने में किसी को दिक्कत, सबको समझ में आया? बताना जरा मुझे। सर सेम ही तो है, ठीक है। बस मैंने रिकॉग्नाइज करवाया क्योंकि मुझे यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर को यूज करना है। चलो तो यहाँ पे हमने सिर्फ ये किया हुआ है। अभी हम क्या करेंगे, अभी ना इसके जगह में देखो मैंने एक कंडीशन लिख दिया, इसको मिटाऊं, इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। इसको मिटाया और मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मुझे यूज करना है ए इज ग्रेटर देन 0, ये मैंने चेक कर लिया। फिर मैं क्या लगाऊंगा, फिर मैं लगा देता हूँ क्वेश्चन मार्क ऐसे, ठीक है। इसके बाद क्या, स्टेटमेंट 1 को डाल दूं उठा के वहां पे। तो मैंने क्या किया, अभी यहां से यहां तक स्टेटमेंट 1 को उठा के वहां पे डाल देता हूं। मैंने क्या किया, इसको कंट्रोल X और यहाँ पे डाल दिया मैंने ये लो, और इसको भी मिटा देते हैं। फिर इसको हम क्या करते हैं, इसको भी यहां से यहां तक उठा के स्टेटमेंट 2 को डाल देता हूं। स्टेटमेंट 2 को मैंने यहाँ पे इधर डाल दिया, ठीक। और बीच में मैंने क्या डाल दिया, सेमीकोलन। तो हूबहू ये बन गया ना वैसे ही जैसा हम लोग बनाते थे। देखो इस पूरे पार्ट को मैं रेड कलर से ये कर रहा हूं, ये बिल्कुल वैसे ही बन गया कि यहां से यहां तक हमने कंडीशन दिया, कंडीशन के बाद हमने यहां से यहां तक क्वेश्चन मार्क दिया, क्वेश्चन मार्क के बाद हमने ये दोनों स्टेटमेंट को लिख दिए हैं ऐसे करके कोलोन लगा के। सो दिस इज हाउ कंडीशनल ऑपरेटर्स वर्क्स। तो इसका मतलब क्या होगा,
इसका मतलब अब स्टेटमेंट की जगह हम कुछ भी प्रिंट आउट करा सकते हैं, वहां पे कोलोन देकर अब स्टेटमेंट को प्रिंट आउट कराना। सिंटेक्स मैंने क्या बताया, सिंटेक्स में आपका यहाँ पे सिर्फ कंडीशन होगा और यहाँ पे कोई स्टेटमेंट आप देना चाहें तो स्टेटमेंट दे सकते हैं, नहीं तो फिर आप आपकी मर्जी कोई और वैल्यू को लिख दो, उसको प्रिंट आउट कर देगा, उसको ये असाइनिंग भी करता है। अभी एक और प्रोग्राम देखेंगे इस पे। तो यहाँ पे हमने क्या करा, इसको ऐसे लिखा, तो अगर तो ये सही होता है, a इज ग्रेटर देन 0, तो ये क्या प्रिंट करेगा, तो मैंने बताया था अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो स्टेटमेंट 1 को प्रिंट करता है ये। इसका लॉजिक जो है बाय डिफॉल्ट रूल जो बोलता है उसके हिसाब से अगर ये हमारा ट्रू होता है, अगर ये हमारा ट्रू होता है तो उस केसेस में स्टेटमेंट 1 पे जाएगा, और अगर ये हमारा फॉल्स होता है तो ये हमारे स्टेटमेंट 2 को प्रिंट करेगा, राइट। तो हमने पूरा प्रोग्राम को फुलफिल कर दिया सिर्फ एक लाइन में। तो इस तरीके से भी कई बार जो है प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को कम किया जाता है, अगर आपको जो है थोड़े हर एक प्रोग्राम आते हैं। तो इसको सेव करते हैं, इसको मैंने यहाँ से हटाया और इसको मैंने सेव किया, और लेट्स जस्ट रन दिस कि ये क्या इफ इल्स के जैसे ही रिजल्ट दे पा रहा है क्या। एग्जीक्यूट पे गए, कंपाइल एंड रन पे गए, क्या दिखा रहा है यार, कुछ तो गड़बड़ लिखा है क्या, हाँ कुछ सेमीकोलन वगैरह का यहाँ पे एक्सप्रेशन है, ठीक है। रुक जाओ गाइस एक मिनट ना, मुझे कॉल आ रहा है। एम आई ऑडिबल प्रॉपर्ली? ये एक्सप्रेशन खत्म हुआ तो आपको सेमीकोलन लगाना है, इधर भी लगा दे रहा हूं मैं। ये खत्म होने पे सेंटेक्स में लास्ट में एक सेमीकोलन भी जाएगा, ऐसा, ठीक है। अभी कंट्रोल एस करा, इसको कट करते हैं, एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। प्रोग्राम सही है बिल्कुल, रन कर गया। अभी क्या लिखूं मैं, 7 लिखूं, तो इसने क्या दिया, नंबर इज पॉजिटिव। दूसरा डाल के देखते हैं, एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। हमने क्या लिखा, -5 लिखो, -6 लिखते हैं, इसने दिया नंबर इज नेगेटिव। तो समझ में आया कैसे काम कर रहा है हमारा कंडीशनल ऑपरेटर। अगर तो ये कंडीशन सही हुआ तो यहाँ वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और नहीं गलत हुआ तो यहाँ वाला नंबर एग्जीक्यूट होगा। तो मैंने दोनों स्टेटमेंट को मतलब एक ही प्रोग्राम में मैंने सारे बता दिए, यूजिंग दिस यूजिंग दिस यूजिंग दिस, ऐसा कुछ करके। नहीं समझ में आया किसी को तो इसके पिक्चर्स वगैरह ले लो, आप खुद से सारे बनाते चलना प्रैक्टिस कर करके, नहीं तो फिर उड़ जाएगा। समझ समझ के करना है। समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक? अभी आनंद समझ में आया, सेम नहीं था वो। मतलब ट्रू वाला स्टेटमेंट आगे रहेगा हर बार? नहीं नहीं, ट्रू वाला क्यों रहेगा, हम तो जो नंबर इनपुट करेंगे उसके हिसाब से होगा ना। यहाँ पे अगर लेट सपोज मैंने -6 दिया, -6 दिया यहाँ पे, तो ये चेक करेगा क्या a इज ग्रेटर देन 0 है, नहीं है वो, तो ये इसको प्रिंट नहीं करेगा, नंबर इज नेगेटिव प्रिंट करेगा। हमने ऐसा कुछ अभी प्रिंट भी कराया। बाकी लोगों को समझ में आया? अनुष्का तुम लोगों को समझ में आया? किसको समझ में नहीं आया? चलो, तो थोड़ा 5 मिनट आपके पास है या फिर जाना है आपको हॉस्टल मेस वगैरह, नहीं तो हम एंड करेंगे सेशन को। थोड़ा सा इसका टर्नरी ऑपरेटर का और मुझे बताना था। इसको ना सेलेक्टिव, ये तुम्हारा सेलेक्टिव असाइनमेंट का भी काम करता है ये और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार। सेलेक्टिव असाइनमेंट, तो कल हम कोर लेवल पे क्वेश्चन करेंगे इसमें। सेलेक्टिव असाइनमेंट्स का भी काम करता है ये। अब कैसे, जैसे हम ऐसे करा सकते थे, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया, एक वेरिएबल बनाया y इज इक्वल टू, ये कंडीशन चेक करेगा a इज ग्रेटर देन b। अगर ये है तो क्या करेगा, अगर ये है तो अगर ट्रू है तो a को असाइन कर देगा उसके अंदर में, नहीं तो फिर गड़बड़ है तो b को असाइन कर देगा। दैट मीन्स कि हम लार्जेस्ट नंबर, दो नंबर के बीच में कंपेयर करने वाले को एक ही स्टेटमेंट में खत्म कर सकते हैं इसमें, टर्नरी ऑपरेटर से। तो इस तरीके से भी काम करता है, ठीक है। दिस इज योर टास्क, मैं कुछ टास्क दे रहा हूं आपको जिसको आपको करने हैं फिलहाल के लिए। रुको, यहाँ पे मैं टास्क लिख दे रहा हूँ, ठीक है। टास्क में क्या है, पहला प्रोग्राम आपको समझ समझ के लिखना है। राइट ए प्रोग्राम
to find largest of two number using conditional operator and क्या इफ स्टेटमेंट, दोनों से बनाना है इसको, ठीक है। कंडीशनल को भी यूज करना और इसको भी यूज करना। नंबर 2 जो सेकेंड टास्क है हमारा वो है राइट ए प्रोग्राम टू चेक whether a number is even or odd। ये 2 नंबर सिर्फ दे रहा हूं मैं क्योंकि अभी मैं ज्यादा क्वेश्चन कुछ करा नहीं पाया, तो आपको सिर्फ समझ के इसको ट्राई करना है। हालांकि मैं इसको दोबारा से बताऊंगा, बट जितने लोगों का समझ के खुद से हो जा रहा है देन गुड एंड वेल। तो पहले इन दोनों नंबर को इसको मैं समझाऊंगा, उसके बाद इस पे हम थोड़े क्वेश्चन करेंगे, जितने ऑल पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं। उसके बाद फिर हम स्टोरेज क्लासेस को खत्म करेंगे कल, एंड देन हम किसी चीज पे और जाने का सोचेंगे। तो यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड ग्रुप में एक बार डाल देना कि जो लोग नहीं ज्वाइन किए हैं वो लोग इसको बना लेंगे। ठीक है, क्लियर है क्या? यहां तक किसका क्लियर नहीं हुआ? पक्का ये कंडीशनल ऑपरेटर का जो यूज करना बताया ये समझ में आया क्या? ये आप लोगों को स्कूल में बताया गया था, सॉरी स्कूल में बोल रहा हूँ, कॉलेज में बताया गया था क्या? पढ़ाया तो गया ही होगा। चलो कल मुझे ना कोई लोग एक बार याद दिलाना, मैं आपको सी प्रोग्रामिंग का एक ऐसा हेडर फाइल यूज करना बताऊंगा जिससे आप किसी भी प्रोग्राम के कोई मैसेजेस वगैरह को के स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो। मतलब स्लो मोशन पे आपको प्रिंट करना है, स्पीड में प्रिंट करना है, तो वो ना एक काइंड ऑफ पैटर्न, एक ग्राफिक जैसा कुछ आता है उसका डिजाइन वगैरह प्रिंट करने के लिए, जो कि नॉर्मली मैं लूप पे बताता हूँ, ठीक है। तो उसको करना है। अभी ये वाला प्रोग्राम मुझे इसी से कराना था वैसे तो, जो यहाँ पे मैंने लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर्स को कंडीशनल ऑपरेटर से कराना था, तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आता। बट आपको खुद से ट्राई करना, अगर नहीं हुआ तो ये दोनों नंबर्स पहले मैं बताऊंगा, बताने के बाद फिर मैं पूरे, मेरे पास एक लिस्ट है कंडीशनल बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनमें से 4-5 कराऊंगा और बाकी के कल आपको 8-10 प्रोग्राम मिलेंगे। तो काफी टास्क हो जाएगा। और कल चूंकि फ्राइडे भी होगा तो सैटरडे संडे आप 2 दिन में उसको बनाते रहना, और क्या। बाकी हम ट्राई करेंगे बनाने का, ठीक है। चलो मैं अभी जाता हूँ वापस से, क्योंकि 9:30 बजे हमारी वापस से सेशन है बग हंटिंग में। आज कार्तिक सर नहीं लेंगे। बग हंटिंग वाला समझ में आ रहा था आप लोगों को वहां पे? नहीं आ रहा था? चलो ठीक है गाइस, तो मैं इसको वीडियो को स्टॉप कर देता हूँ, ये उसमें चला जाएगा, आप वहां पे देखते रहो। हम मिलते हैं 9:30 बजे।